सो ओके स्टूडेंट्स, मेन आज आपका टॉपिक है दैट इज साइज ऑफ एटम। हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद क्या पढ़ा था, एक और टर्म था दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम लोग डेल्टा एच जी से डिनोट करते थे। ठीक है, तो चारों को मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसकी आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सेकंड आपका था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मींस कोई भी आपका जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसके पास कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस था, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता था कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था दैट इज शेयर्ड पेयर, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते थे उनको अट्रैक्ट करता था ये। जबकि इलेक्ट्रोएफिनिटी में क्या था, इसमें जो आइसोलेटेड गैसियस एटम था वो किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करता था। चौथी चीज क्या थी, चौथी चीज थी आपकी डेल्टा ईजी, मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी बात हमने करी थी। इसका क्या सिस्टम था कि भाई कोई एटम है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराते हो तो ऑब्वियस सी बात है ए माइनस बनेगा, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही थी दिस इज योर डेल्टा एच जी। ठीक है, ये मैंने बोला था कि जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो ये सारी बात हम लोग कर चुके थे काफी डिटेल में। तो नेक्स्ट आज जो आपका टॉपिक है दैट इज साइज। लास्ट टॉपिक है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज किसी भी एटम का जो साइज है हम लोग किसकी टर्म में मेजर करते हैं, मेनली मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की टर्म में मेजर करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में ये सेल हो गए। ठीक है, ये सेल मैंने बना दिए। जो भी आपका आउटर सेल होगा, जो भी आपका आउटर सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम दिस न्यूक्लियस, दिस इज योर एटॉमिक रेडियस। ये हमने पढ़ रखा है क्लास 9th में कि इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप अब लोग 12th में हैं। 12th में प्रॉब्लम क्या है कि आपने पढ़ रखा है दैट जो इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है दैट इज वेव नेचर। ये आपने पढ़ा था, क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है यस वो सर। वेव नेचर है। तो वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन का ये पाथ आपने फिक्स कर दिया था ये पाथ तो फिक्स होगा नहीं, इसका मूवमेंट कैसे करेगा, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा पूरा इस टाइप का। भाई वेव तो ऐसे मूवमेंट करती है, ऐसे मूवमेंट करती है। ऐसे मूवमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि जो बाउंड्री है, बाउंड्री है किसकी, एटम की, इज नॉट फिक्स्ड। जो एटम की बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो आप कैसे बता दोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। और एटॉमिक रेडियस को आपने डिफाइन क्या किया था, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस सबकी अलग अलग आनी यस चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट था ये आपका फेल हो गया। जो क्लास 9th में आपने कंसेप्ट पढ़ रखा था क्या हो गया, ये फेल हो गया। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एटम के साइज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ नए टर्म्स हैं। नए टर्म्स कौन से हैं, पहला है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। दूसरा है आपके पास आयनिक वॉन्डरवॉल रेडियस। थर्ड आपके पास है आयनिक मेटालिक रेडियस। एंड जो फोर्थ आपके पास है, आप लोग इतनी देर से बोल रहे हो, दैट इज योर आयनिक रेडियस। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम इसको पढ़ेंगे, आयनिक रेडियस। इसको नोट कर लो जल्दी से, आगे चलेंगे कोवेलेंट रेडियस पे कि कोवेलेंट रेडियस क्या चीज है।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर यानी अगर जैसे इसका अगर रीजन पूछा जाए कि सर इसके एटॉमिक साइज का फेल होने का, तो सर यही है ना सर कि उसकी मतलब जो वेव नेचर का सर उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं थी। हाँ बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो फ्री स्टेट में था, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, मूवमेंट करता है, वेव नेचर फॉलो करता है। तो हमने क्या किया, जो भी रेडियस निकाल रहे हैं वो सारी की सारी रेडियस किस में निकाल रहे हैं, बॉन्डेड स्टेट में। जब इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, बॉन्डेड होगा, तो बॉन्डेड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं, जहां पे होगा वहीं पे रहेगा। तो उस टाइम हम लोग एटॉमिक रेडियस उसकी डिफाइन कर सकते हैं, किस फॉर्म में, कोवेलेंट रेडियस की फॉर्म में, वॉन डेर वाल्स की फॉर्म में, मेटेलिक की फॉर्म में एंड आयनिक की फॉर्म में। जल्दी से नोट करो, कर लिया है तो आगे चलें। हो गया एक सर। मिनट ओके, वेरी रुक जाओ, सुन दो। गुड, जल्दी से करो। क्लियर है? यस सर, कर लिया। ओके। सर बॉन्डेड स्टेट वाला आपने क्या बोला था कि आइसोलेटेड में नहीं करेंगे हम, सही तो मेरे। नहीं करेंगे ना, क्योंकि आइसोलेटेड में क्या हो रहा था, उसकी जो बाउंड्री थी वो फिक्स नहीं थी। बॉन्डेड स्टेट में क्या हो जाता है, हम लोग अलग अलग टर्म में डिफाइन कर लेते हैं, कोवेलेंट हो गया या फिर आयनिक हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, तो जी सर। पहले आप पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस। ठीक सर। कोवेलेंट रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस क्या चीज है। सपोज करो आपके पास कोई एटम है, एक्स एटम है, ठीक है, ये हुआ एक्स, एक एटम हुआ, दूसरा एटम भी एक्स का है। ये एटम क्या करेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ये एटम। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि आपके दोनों सेम एटम है, एक्स और एक्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, जैसे H2 हो गया, ये बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। Cl2 हो गया, ये बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस टाइप के एटम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई डी एक्स एक्स। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी एक्स एक्स से करेंगे। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, दिस इज योर बॉन्ड लेंथ, दिस इज योर बॉन्ड लेंथ, यही तो होती है, बॉन्ड लेंथ होती है। तो अगर यहाँ पे आपको रेडियस निकालनी होती है, कोवेलेंट रेडियस, तो ये सिंपली डिफाइन होती है, आर कोवेलेंट इज इक्वल्स टू डी एक्स एक्स अपॉन टू। मीन्स जो बॉन्ड लेंथ है इसकी, ये जो डिस्टेंस है इसका जो आधा होगा, दैट इज योर कोवेलेंट रेडियस। कैसे बोला मैंने, सर ये ओरिजिनल स्टेट रेडियस से कम होगा। बेटा ओरिजिनल रेडियस कोई डिफाइन नहीं है अभी, ओरिजिनल रेडियस कुछ नहीं है, दिस इज योर ओरिजिनल रेडियस, है ना। ओरिजिनल रेडियस कुछ नहीं होती, बिकॉज डेफिनेशन ही नहीं है उसकी कुछ। अभी आप जो पढ़ रहे हो ये रेडियस है आपकी, ठीक है। उसको मैंने रीजन आपको बता दिया था कि ओरिजिनल रेडियस जो है वो क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि वहां पे उसकी फिक्स ही नहीं है, बाउंड्री फिक्स नहीं है। ठीक है, ये तो बात कब हो गई थी, जब आपकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है। अब सपोज करो मैंने ऐसे एटम ले लिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिफरेंट है, मींस इफ एटम आर डिफरेंट, तब कैसे निकालोगे, इफ एटम आर डिफरेंट। तो इसमें भी हम दो केस लेंगे। पहला केस क्या है कि डिफरेंट एटम है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ऑलमोस्ट सेम है, इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, एटम तो डिफरेंट है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। एग्जांपल क्या हो गया, जैसे आपका CH4 हो गया, CH4 क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है बट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। तो उस टाइप के केसेस हो गए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर निकालेंगे, दिस इज एक्स, दिस इज योर वाई, या ए और बी ले लो, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस होगी दैट विल बी डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। यहाँ पे क्या डिफाइन होगी, यहाँ पे हम लोग डी ए बी डिफाइन करेंगे, दैट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। क्लियर है ये वाला केस। दूसरा केस कौन हो सकता है डिफरेंट एटम में, दूसरा केस कौन सा हो सकता है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो डिफरेंट। मैंने पहला केस क्या लिया, मैंने पहला केस लिया जब दोनों एटम सेम थे,
जब दोनों एटम सेम थे तो जो आपकी रेडियस थी दैट विल बी डिफाइंड बाई dxx/2 या फिर daa/2। ठीक है, जब एटम डिफरेंट थे तब मैंने क्या किया, जब इसमें भी मैंने दो केस ले लिए। पहला केस था आपका जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, तो Ra प्लस आरबी बोल दिया। दूसरा केस है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जब आपकी डीएवी डिफाइन होगी दैट विल बी डिफाइंड बाई Ra प्लस आरबी माइनस 0.9 0.9 चाई ए माइनस चाई बी। ठीक है, चाहिए चाई बी क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। जल्दी से नोट करो, क्लियर है इतना? सर ये क्लियर? आर ए एंड आर बी रेडियस ऑफ ए एंड बी है। हाँ जी, रेडियस ऑफ ए एंड बी। सर ये ठीक है सेकंड पॉइंट समझ में आया सर, एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज? ये वाला हाँ जी। देखो, इसमें क्या था, एटम दोनों सेम थे, जैसे इस टाइप का एग्जांपल था हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर मुझे कोवेलेंट रेडियस निकालनी है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो डी एच एच डिवाइड बाई 2। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बीच की लेंथ होगी, जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, इसका जस्ट आधा कर दोगे आप, तो आपकी क्या निकल आएगी, कोवेलेंट रेडियस निकल आएगी। बट दूसरा केस क्या था यस सर। कि एटम दोनों डिफरेंट है, एटम दोनों डिफरेंट है, तो उसमें भी दो केस बन सकते हैं। हो सकता है एटम ऐसे हो डिफरेंट हो बट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन हो गया, एटम तो डिफरेंट है बट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है दोनों की। ठीक है, तो इस केस में आप फॉर्मूला लगाओगे DAV इक्वल्स टू RA प्लस RB। ठीक, दूसरा केस कौन सा है कि एटम डिफरेंट है, मोर ओवर उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो वहां पे आप ये फॉर्मूला लगाओगे RA प्लस RB माइनस 0.9 चाहिए माइनस चाहिए। चाहिए क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ ए एंड चाहिए शोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ बी। क्लियर है? Excuse me, इसका sir. एग्जांपल ले सर लोगे, 0.9 क्या है? सर इसका मतलब ओवरलैपिंग सर किसी में नहीं होगी? ओवरलैपिंग तो तीनों में हो रही है ना, देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो तो रही सब है, में होगी। ये तो हो रही है, इसमें भी ओवरलैपिंग हो रही है। अरे देखो 0.9 क्या है? ये एक फैक्टर है, 0.9 कांस्टेंट है बेटा, फैक्टर है ये केवल। 0.9 क्यों आया, सिंपल समझो, ये ए है, ठीक है, ये बी है। अगर मैंने मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की डिफरेंट है, तो पहला केस मैंने ये लिया कि जो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो बी से ज्यादा है। ठीक है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बी से ज्यादा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होंगे वो कहाँ पे शिफ्ट होंगे, एक ही साइड शिफ्ट हो जाएंगे, अब बीच में। हो जाएंगे ना। तो उसको माइनस करने के लिए मैंने ये वाला फैक्टर लगाया, दिस इज द फॉर्मूला। समझ आ रहा है? ठीक है, यस हाँ, सर। ओके, जल्दी से करो। जल्दी से करो, नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. ओके, ये किसकी बात करी थी हमने, कोवेलेंट रेडियस की। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, सर कुछ की स्लाइड करना सर, स्क्रीनशॉट लेना सर। बेटा नोट करना होता है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना होता, स्क्रीनशॉट फोन में ही पड़े रहता है, नोट किया करो साथ साथ। ओके सर। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस क्या चीज होती है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि वैन डर वाल फोर्स क्या होती है, वैन डर वाल फोर्स क्या होती है। तो ये वैन डर वाल फोर्स जो आप हमेशा पढ़ते हो, दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पढ़ते हो ना, कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, पढ़ते हो कि नहीं? sir. यहाँ पे Yes, इंटरमोलिकुलर sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो वही जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल रहे हो, दैट इज योर वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, तो अब आप खुद ही बोल रहे हो दैट इंटरमोलिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में लगेगी फोर्स, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगी। ये एक्चुअली क्या होता है, दिस इज नॉट अ बॉन्ड। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो कैसी होती है, विदाउट एनी बॉन्ड, इसमें बॉन्ड नहीं बनता, इसमें जस्ट क्या होता है, जस्ट एक इंटरेक्शन होता है।
ऐसे मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल होते हैं, देखो H2 न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, यहीं से हम लोग वैन डर वाल रेडियस डिफाइन करते हैं। तो वैन डर वाल रेडियस क्या हो जाएगी इस केस में, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? हुआ क्या कि भाई दो मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा। आपको पता है कि मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, पहले क्लोज आएंगे, फिर क्लोज आएंगे, जब ज्यादा क्लोज आ जाते हैं उसके बाद ये रिपल करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम ये जो दोनों मॉलिक्यूल होंगे अपनी क्लोजेस्ट पोजीशन पे होंगे, एक दूसरे के सबसे पास जितना हो सकते हैं उतना पास होंगे। तो उस टाइम हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, उस टाइम हम लोग डिफाइन करेंगे वैन डर वाल रेडियस। क्लियर है? उस टाइम क्या डिफाइन करेंगे, वैन डर वाल रेडियस। अच्छा, जो नोवल गैसेज होती हैं, जो नोवल गैसेज होती हैं, नोवल गैसेज या फिर इसको आप लोग इनर्ट गैसेज बोलते हो, इसके लिए हमेशा हम लोग वैन डर वाल रेडियस ही डिफाइन करते हैं। हमेशा हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, केवल और केवल वैन डर वाल रेडियस डिफाइन करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हीलियम है, अगर हीलियम के पास दूसरा हीलियम का मॉलिक्यूल है तो क्या करेगा ये, भाई इसके पास ना तो चार्ज है ना तो कुछ है, चार्ज नहीं है तो अट्रैक्शन नहीं होगा, और आपको पता है इसके पास इसकी बैलेंसी भी जीरो होती है। ये समझ लो ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता, जब बॉन्ड नहीं बनाएगा तो क्या होगा, सिंपल अट्रैक्शन होगा, और जब सिंपल अट्रैक्शन होगा तो क्या डिफाइन होगी, ओनली वैन डर वाल रेडियस। क्लियर सर है? ये सेम मॉलिक्यूल में होता है? सेम मॉलिक्यूल के बीच में ही मेनली हम लोग डिफाइन करते हैं, अपोजिट के बीच में भी हो जाता है, बट अपोजिट के बीच में थोड़ा बॉन्ड बनने का चांस ज्यादा हो जाता है। जब बॉन्ड बनने का चांस ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे और भी रेडियस आपकी रोल प्ले करने लगती है, बट सेम मॉलिक्यूल में जहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता वहां पे बेसिकली हम लोग वैन डर वाल रेडियस लेते हैं। क्लियर है? मींस वैन डर वाल रेडियस में आपने क्या समझना है कि जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे उसके साथ साथ जो आपकी इनर्ट गैसेस होंगी, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाती, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं बाय नेचुरल इंटरेक्शन। एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जितना क्लोज आ सकते हैं उतना आ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा पास आएंगे तो रिपेल करेंगे, तो जो इनकी मिनिमम डिस्टेंस होगी उसका आप लोग हाफ कर दोगे, दैट इज योर वैन डर वाल रेडियस। डिफाइन किसके लिए है, ओनली फॉर इनर्ट गैसेस। किसके लिए डिफाइन है, ओनली नोबल फॉर गैसेस। only for inert gases and for molecule like hydrogen or helium. Okay, clear है? यस सर। नेक्स्ट इज योर मेटालिक रेडियस। सर मतलब टोटल बॉडी लेंथ में से मैंने एक का मैंने करके बात की, उसका भी आप कर दिया? यस बिल्कुल, आपने क्या निकालना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। ठीक सर। आपको इन दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस निकालना है एंड जस्ट मेड हाफ ऑफ इट, आपको इसका आधा कर देना है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके, अब आपको एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट देखना है, दैट आपने जो कोवेलेंट रेडियस की बात करी थी उसमें क्या हो रहा था, कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग हो रही थी। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, दैट दिस डिस्टेंस अपॉन 2, इसको मैंने x माना, तो x अपॉन 2 इज योर कोवेलेंट रेडियस। बट बॉन्ड वाल रेडियस क्या होती है, ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, मोर ओवर यहाँ पे तो डिस्टेंस है, ये वाला x डिस्टेंस था, ये क्या होगी x डैश अपॉन 2। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दैट जो वैन डर वाल रेडियस है दैट शुड बी मोर देन योर कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Yes, डिस्टेंस sir. कम है बिकॉज यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे इंटरेक्शन दूर दूर वाला है, मैंने बोल दिया बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड तो बनते ही नहीं है, सिंपल इंटरेक्शन होते हैं, इंटरेक्शन दूर दूर वाला है तो बॉन्ड बनेगा नहीं, इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज योर van der Waals radius and it seems to me that van der Waals radius is greater than covalent radius. डाउट है किसी को तो बोल दो, या तो आगे चलते हैं। नो सर। ओके, नेक्स्ट है आपका मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस
मेटेलिक रेडियस में क्या हो जाता है कि मेटल क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअली कोई बॉन्ड नहीं होता, मेटेलिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता, सिंपल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इस टाइप का आपका बॉन्ड होगा कि यहाँ पे एक एटम है बगल में, सपोज करो अगर मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ तो सिल्वर के एटम एडजेसेंट बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसा तो होता है ना, ऐसा ही तो होता है, बगल बगल में जी बहुत सर। सारे क्लोजली पैक्ड लैटिस रहता है, जिसको आप अच्छे से बोलो, तो इसको मैं टेक्निकली बोलूँ, दिस इज योर लैटिस। लैटिस होता है ये कि पास पास में मॉलिक्यूल्स या एटम्स अटैच्ड रहते हैं। तो यहाँ पे जब आप रेडियस की बात करते हो, देन रेडियस इज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसका हाफ, मीन्स dmm/2। दो बगल बगल में जो एटम है, सपोज करो आयरन का एटम है, तो ये आयरन का एटम और ये आयरन का एटम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2 इज योर मेटेलिक रेडियस, आर मेटेलिक। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे, आर मेटेलिक। तो नोट में आप लिखोगे, नोट बना के लिखोगे, क्या नोट बना के लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके पास आया है कि आपको क्लियरली अब दिख रहा होगा दैट आर वंडरवॉल is greater than R metallic and also greater than R covalent। कोवलेंट। क्लियर है ये? फील आ रही है कि ऐसे Yes, क्यों sir. क्यों लिखा मैंने? फील आ रही है बिकॉज Yes, मेटेलिक sir. रेडियस थी, यहाँ पे क्या था, बॉन्ड रेडियस कहाँ डिफाइन हो रही थी, जब दूर दूर के इंटरेक्शंस थे डिस्टेंस तब था बॉन्ड बीच में। रेडियस डिफाइन हो रही थी। मेटेलिक कहाँ डिफाइन हो रही थी, जब ये दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में थे, ठीक है, और ये कोवेलेंट कहाँ डिफाइन हो रही थी, जब ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे। ओवरलैप। क्लियर है? चीजें समझ आ रही हैं? यस सर। ओके। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, नोट डाउन करो। नोट करो उसको जल्दी से। कर लिया sir. ओके, नहीं सर, खड़ जाओ। जल्दी से कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना होता, आप लोगों को कॉपी पेन के साथ नोट करना होता है, तभी चीजें समझ आती हैं, है ना। थोड़ा सा टाइम लग जाए वो बेटर है, बट कॉपी पेन के साथ नोट किया करो। सर ये फेरस एटम्स के बीच में जो रेडियस है वो बॉन्ड लेंथ है उनकी। हाँ, ये बॉन्ड लेंथ होगी आपकी। मेनली क्या होता है ना कि ये इंडिविजुअल एटम के लिए डिफाइन नहीं होगी, ये पूरा आपको मॉलिक्यूल ही लेना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड लेंथ होगी, दिस इज बॉन्ड लेंथ। एक्चुअली अगर वैन के टर्म में बात करें तो बॉन्ड लेंथ कहना गलत होगा, ये इंटरेक्शन का डिस्टेंस हो गया, बिकॉज बॉन्ड तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। बात समझ आ रही है? तो क्या हो जाएगा, यस सर, डी डब्ल्यू डब्ल्यू। मेटेलिक रेडियस में। हाँ सर मैं मेटेलिक रेडियस में पूछ रहा हूँ, फेरस एटम्स के बीच में जो Fe2 मॉलिक्यूल्स है उनके बीच हाँ में हाँ, जो बॉन्ड बना है उसकी लेंथ मतलब रेडियस का डबल, बिल्कुल, ऐसा कहना है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके सर, ओके। ओके, आगे चले। हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट है आपका वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये बोलो बच्चों वाला क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्वेश्चन क्या आएगा, हम लोग पता है कि आप लोग वेरिएशन कहाँ कहाँ पढ़ते हो, पहला तो अलोंग द पीरियड पढ़ते हो, अलोंग द पीरियड पढ़ते हो, दूसरा कौन सा पढ़ते हो, अलोंग द ग्रुप पढ़ते हो, या फिर बोल दो डाउन द ग्रुप पढ़ते हो। दो तरीके से वेरिएशन पढ़ते हो, डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, ठीक है, और डाउन द ग्रुप में तो लिखा हुआ है दैट अप टू डाउन। तो मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो आपने पता है कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज कम होता जाता है। एटॉमिक साइज कम क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लिथियम का 2,1,
बेरिलियम का 2,2, इसका 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज कम क्यों होता है? बिकॉज क्यों कम होता है? बिकॉज क्या है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। सेल आपकी सेम है, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन। बेसिकली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचता रहता है अपनी तरफ। क्लियर है? तो अलोंग द पीरियड आप जाओगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज कम होता है। और डाउन द ग्रुप आपको पता है दैट डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये तो आपको अच्छे से पता है दैट डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। रीजन भी आपको पता है दैट रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। बट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, देव बताओ एटॉमिक साइज ऑफ हीलियम एंड एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एटॉमिक साइज ऑफ नियॉन एंड एटॉमिक साइज ऑफ बेरिलियम, इनमें से कौन सा एटॉमिक साइज बड़ा होगा? पहला देव बताएंगे, जल्दी से बताओ कौन सा बड़ा होगा। एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा, पहले वाले में से या दूसरे वाले में से? एटॉमिक रेडियस की हम लोग बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस किसकी बड़ी होगी? देव प्लीज पुट ऑन योर वीडियो बेटा, सभी वीडियो ऑन करें अपना। सुजल, तुषार, कुलदीप, युवराज, चलो कोई नहीं। तो देखो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ओके कैमरा ऑफ कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है ये, दैट एटॉमिक रेडियस हीलियम और हाइड्रोजन में किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, तो या फिर नियॉन और बेरिलियम में किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी? बताओ बेटा श्री कृष्णा, किसकी ज्यादा होनी चाहिए? सर बेरिलियम और नियॉन में। ओके सर। सर जल्दी से बताओ। बेरिलियम की ज्यादा होगी एटॉमिक रेडियस। ओके बेरिलियम की बेटे ने बताई ज्यादा होगी। और कोई? हीलियम और हाइड्रोजन में बताओ जल्दी से। हाइड्रोजन में होगी सर। हाइड्रोजन में सर। हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। देखो बेटा ये दोनों ही आपने गलत बता दिया। गलत इसलिए बता दिए, मैंने आपको पहले बोला था दैट सर वो इंटरवॉल के कारण बढ़ी नहीं बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया ये बात। हीलियम और नियॉन में कौन सी रेडियस डिफाइन है? केवल और केवल वॉन डेर वाल डिफाइन है। यहाँ पे कौन सी डिफाइन थी? यहाँ पे कोवेलेंट डिफाइन थी। ठीक है, और आपने पढ़ रखा था दैट वॉन डेर वाल रेडियस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर कोवेलेंट रेडियस। दिस इज योर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे इसको, कंसेप्ट बोलेंगे कि हीलियम की जो रेडियस है वो ज्यादा होगी किससे? हाइड्रोजन से। क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज हीलियम के लिए वॉन डेर वाल रेडियस डिफाइन है और हाइड्रोजन के लिए कोवेलेंट डिफाइन है। सिमिलरली नियॉन का भी यही केस होगा कि जो नियॉन की रेडियस होगी वो ज्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से, बिकॉज नियॉन के लिए वॉन डेर वाल डिफाइन है एंड बेरिलियम के लिए कौन सी डिफाइन है? कोवेलेंट डिफाइन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्लियर है? सर आपने
जी सर, आपने एटॉमिक रेडियस की बात की ना। तो बेटा एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस तो कुछ होती नहीं है। एटॉमिक रेडियस इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में होती है? चारों के टर्म में होती है, कोवेलेंट, आयनिक, वाटर वॉल और मेटेलिक। वो तो मैंने पहले जी बताया सर, आपको कि एटॉमिक रेडियस का टर्म तो हमने डिनाई कर दिया था। लेकिन हम सर किसकी बात करते थे? हाँ देखो, मिसकंसेप्शन हटा दो, क्योंकि एटॉमिक रेडियस अपने डिनाई कर दिया था कि एटॉमिक रेडियस कुछ नहीं होती। इसको हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग टर्म में डिफाइन करते हैं। कोवेलेंट जी के सर, लिए कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वॉन वाल रेडियस। ठीक है, जी सर। जिसके लिए जो डिफाइन होगा उसकी बात करेंगे। लेकिन सर मेरा सर डाउट ये था कि जैसे हम एक साथ सर कितने एटम पड़े हैं, हम्म तो सर वंडरवॉल्स रेडियस, तो सर हम अगर एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो सर हम हम्म एक एटम की बात करेंगे, तो सर देखो इसमें बेटा, तो रेडियस वगैरह का चक्कर मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं शायद। नहीं ऐसा है, देखो ऐसा है, देखो अगर आप बॉन्ड वाल रेडियस की बात करोगे, बॉन्ड वाल रेडियस की डेफिनेशन ही यही है बेटा। उसकी डेफिनेशन ही यही है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका आधा। भाई जितना इसका पार्ट है उसने ले लिया, जिसका जितना इसका पार्ट है उसने ले लिया। बात समझ आ रही है ना? तो इलेक्ट्रॉन कोई एटम को आप ये मत समझो एटम कोई सर्किल है। एटम कोई सर्किल नहीं होता, पहली बात। कंफ्यूजन आपको यहाँ पे हो रहा है। एटम कोई सर्किल नहीं है जिसकी वेल डिफाइंड रेडियस हो। एटम क्या है? एटम ऐसा एक एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दिस इज योर एटम। ये एटम है, कोई सर्कल थोड़ी ना है। एटम ऐसा भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? दिस इज नॉट अ सर्कल। ठीक है मैंने सर। आप लोगों को एक टर्म पढ़ाया था, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता था कि अगर यहाँ पे कोई एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये डिस्टॉर्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसको भी एटम बोलेंगे हम लोग। एटम थोड़ी ना मना कर देंगे, बट इसका शेप कैसा हो गया? डिस्टॉर्ट हो गया। तो वही सब बात आती है। क्लियर है? क्लियर है सर, दिलराज क्लियर है? आपका डाउट था? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके 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 ओके। सर इसका डाउट था क्या वैसे? इसका डाउट ये था कि सर एटम की आपने तो पूरा बॉन्ड ले लिया बड़ा सा कि आर वॉन्डरवॉल है, ये आपने बड़ा सा बॉन्ड ले लिया, बट एटम तो इतना सा ही होता है ना। ये इस टाइप का कुछ डाउट था इसका। तो इसका डाउट मैंने ये बोला कि भाई एटम सर्किल नहीं होता। मैंने पहले बता दिया एटम सर्किल नहीं होता, तभी तो इस चीज को डिनाई किया था। अगर सर्किल हाँ होता जी, तो हाँ जी। वो डेफिनेशन भी सही थी ना जो अपने 9th में पढ़ रखी है कि सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे? एटॉमिक रेडियस। उस चीज को आपने डिनाई कर दिया। डिनाई क्यों किया? बिकॉज एटम आपका स्फेरिकल होता नहीं है। हाँ इस टाइप यस का सर। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, तो ये मैंने बोला। क्लियर है? ओके नेक्स्ट सर आपका बड़ा ठीक। अच्छा कंसेप्ट है डी ब्लॉक का। इसको थोड़ा अच्छे से दिखना, सर एक दिमाग डाउट खोल है के। हाँ बोलो। सर, जैसे हम मेटल और नॉन मेटल का एटॉमिक रेडियस कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या हम नोबल गैसेस का भी एटम और एटॉमिक रेडियस कंपेयर कर सकते हैं? जैसे आपने मेटल का करा और नॉन मेटल का करा, ठीक है। मेटल मैंने ले लिया, ठीक है, लिथियम ले लिया। नॉन मेटल मैंने नाइट्रोजन ले लिया। हाँ अब बोलो। नहीं, इनका तो हो जाता है, नोबल गैसेस का होता है कंपेयर। नोबल गैस का भी आप कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। जैसे हीलियम है, नीचे आप जितने डाउन द ग्रुप आओगे, उनका रेडियस डाउन द बढ़ा ग्रुप के आओगे क्या होगा? इंक्रीज रेडियस होता बड़ा जाएगा। होता जाएगा। हाँ इंक्रीज होता जाएगा। ओके सर, ऑब्वियस सी बात चलो है ना? थैंक यू सर। यस सर। अब थोड़ा सा, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें थोड़ा आपने अभी पढ़ा नहीं होगा डी ब्लॉक के बारे में, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा जो क्वेश्चन आते रहते हैं डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे एस ब्लॉक है, यहाँ पे पी ब्लॉक है, बीच में इनके कौन से ब्लॉक होते हैं? बीच में इनका ब्लॉक होता है डी ब्लॉक। ठीक है, ये आपको पता है। और नीचे क्या रहता है? नीचे रहता है एफ ब्लॉक। नीचे कौन सा ब्लॉक रहता है? एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल बोलने के दो रीजन हमारे पास है। पहला रीजन क्या है? दैट आपने पता है कि एस ब्लॉक में मेटल होते हैं, पी ब्लॉक में क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं मेनली। तो आपको पहला रीजन जो इसका ट्रांजिशन मेटल बोलने का ये है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक। प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। पहले मेटल था, अब ट्रांजिशन हुआ, फिर नॉन मेटल बन गया, इसलिए एक्सक्यूज हम मी लोग सर, इसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। हाँ बेटा। सर आगे बता तो पहले सर एक डाउट पूछना चाहूंगा सर, वंडरवॉल्स रेडियस हम किसके लिए लेते हैं?
सर कोवेलेंट किसके लिए लेते हैं और मेटालिक किसके लिए? सर मेटालिक तो चलो मेटल्स के लिए होगा हाँ सर। देखो कोवेलेंट सर कोवेलेंट उसकी वंडरवॉल लेते पूछ रहा हैं, हूँ। कोवेलेंट उसकी लेते हैं जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और हम लोग जब वंडरवॉल किसकी लेते हैं, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, सर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल जैसे मने जैसे जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हो गया। अगर ठीक से हाइड्रोजन सर। मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो यहाँ पे किसकी बात आएगी, कोवेलेंट की बात आएगी। और मेनली सॉरी उसकी वंडरवॉल की बात आएगी। और मेनली जो वंडरवॉल आप लोगे वो नोबल गैसेस के केस में लोगे, मैंने वहां पे साफ साफ लिख रखा है, नोबल गैसेस के केस में आप वंडरवॉल रेडियस लोगे। क्लियर है? और सर जी सर, और कोवेलेंट वैसे जो सिंपल गैसेस होगी जो मतलब हाँ शेयर जो कर सकती। सिंपल शेयरिंग से, हाँ जो सिंपल शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक ठीक है, सर। तो बात आ रही थी डी ब्लॉक क्योंकि सर एलिमेंट की, डी आप ब्लॉक एलिमेंट। सर क्योंकि सर पीछे आपने जो बेरिलियम के लिए वंडरवॉल ले लिया था और आपने उसके लिए भी दूसरे के लिए वंडरवॉल भी ले लिया था ना, हाइड्रोजन के लिए नहीं भी। बेरिलियम के लिए मैंने वंडरवॉल नहीं लिया बेटा, कैसे लिया? बेरिलियम के लिए कौन सी होगी, मेटेलिक होगी या मेटेलिक कोवेलेंट होगी? हाँ हाँ जी हाँ सर। ठीक है, वंडरवॉल थोड़ी ना हाँ होगी, मैंने हीलियम के ठीक लिए ले सर। रखा है, आपने गलत देख लिया। ओके ठीक सर। है, मेटल से आप नॉन मेटल की डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं, या प्रिसाइजली बोलो तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं उसका मेटेलिक प्रॉपर्टीज से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। पहला रीजन क्या हो गया कि प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या होता है, इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस क्लियर सर। सर। यस। हाँ, अब इसमें हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे 3D सीरीज में। बड़ा अच्छा ट्रेंड आता है यहाँ पे, जो बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं डी ब्लॉक में। ट्रेंड क्या आता है कि भाई मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ, 3D सीरीज मतलब जो पहली वाली सीरीज है, इसमें कौन कौन से एटम्स रहते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट रहते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो जो आपका ये नॉर्मल ट्रेंड था, नॉर्मल ट्रेंड क्या होना चाहिए था, डेथ, अगर आप पीरियड में आते हो लेफ्ट टू राइट, तो क्या होना चाहिए था, एटॉमिक साइज शुड बी रिड्यूस, रेडियस आपकी कम होनी चाहिए थी। बिकॉज क्या यस सर। होता था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, ये बात आती थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है। केस क्या डिफरेंट है, जो यहाँ पे रियल ट्रेंड आता है, रियल ट्रेंड क्या आता है यहाँ पे, इस टाइप का ट्रेंड आता है, दैट यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होती है। ओके, यहाँ से पूरी कोवॉल्ट तक जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और कोबाल्ट के आगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, याद रखना। इसको हम लोग एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, इसके पीछे कंसेप्ट है, मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा, बट याद रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो और अच्छी बात है। आपको मेनली ये चीज याद रखनी है, कंसेप्ट में बताऊंगा। ये क्या थी, ये थी एक्सपेक्टेशन, ऐसा आना चाहिए था, बट रियलिटी में क्या आता है, रियलिटी में ये आता है, दिस इज योर रियलिटी। रियलिटी ये है, एक्सपेक्टेशन ये थी, बट सर ट्रेंड ऐसा शील्डिंग फॉलो इफेक्ट। नहीं होता। तो इसका मैं आपको न्यूक्लियर रीजन बता रहा हूँ, बताओ कुछ डाउट है? सर शील्डिंग इफेक्ट था ये। ये शील्डिंग इफेक्ट नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा होता क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है दैट इज 4s2 3d1। टाइटेनियम का सिमिलरली 3d2 हो जाएगा, बेनेडियम का 3d3 हो जाएगा, क्रोमियम का क्या है 3d4 होना चाहिए था, बट आपको पता है एक्सेप्शन होता है 3d5। 5 हो जाता है एक्सेप्शन क्यों जब होता है, बिकॉज हाफ फील्ड और फुल फील्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। मैग्नीज का भी 3d5 होता है, आयरन का 3d6 होगा, कोबाल्ट का 3d7 होगा,
3D7 होगा, निकल का 3D8 होगा और कॉपर का 3D9 होना चाहिए था, बट क्या होगा 3D10 होता है, यहाँ पे भी 3D10 होता है। तो आपने पहली चीज तो ये देख ली कि जो 3D सीरीज में है इसमें कौन कौन नहीं आता, एक तो D4 नहीं आता है और D9 नहीं आता है, दोनों नहीं आते। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों वाला कि 3D सीरीज में कौन नहीं आते, तो 3D सीरीज में आपको देख लेना है कि देखो 3D4 नहीं आया कहीं पे और 3D9 नहीं आया, बिकॉज जहाँ पे 3D4 आना चाहिए था वहां पे उसने क्या किया, अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए एस में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसको हाफ फिल कर लिया। क्लियर है? सिमिलरली जहाँ पे 3D5 आना चाहिए था वहां पे उसने क्या किया, D9 से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और D10 उसको कर लिया। ठीक है, हाँ जी सर। ओके। अब बात आती है कि भाई ये सब चीजें हुई कैसे। तो देखो क्या हो रहा है, अगर आप डी की बात करें, स्कैंडियम की बात करें, तो ये डी में 5 सेल्स होते हैं, 1 2 3 4। तो 3D1 है, मींस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टाइटेनियम की बात करें तो 3D2 है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। क्रोमियम की बात करें तो क्या हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, देखो 5 है ना, 3D5। तो मेनली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हो स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज हो रहा है, आपको दिख रहा है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। मैंने रीजन आपको बता रखा है जेड इफेक्टिव क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज सेम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। बट आप ये चीज देखो, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज हो रहे। तो यहाँ तक क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सेल में इंक्रीज होते हैं, बट आफ्टर क्रोमियम जैसे आयरन आयरन की बात आती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दिख रहा है ना आपको, पेयरिंग हो जाएगी जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पे रिपल्सन भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब आपने पढ़ रखा था कि लेफ्ट टू राइट आने पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव क्या करना चाहेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ के ये करना चाहेगा कि एटम का जो साइज है वो कम हो जाए, बिकॉज जेड इफेक्टिव का काम तो यही है। बट यहाँ पे रिपल्सन भी हो रहा है, तो रिपल्सन क्या करना चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है वो क्या करना चाहेगा, वो ये करना चाहेगा कि जो एटम का जो साइज है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। रिपल्सन तो यही करता है। बट इस केस में क्या होता है, शुरुआत के केस में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं, यहाँ पे जेड इफेक्टिव है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, किससे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। बिकॉज यहाँ पे जेड इफेक्टिव तेजी से बढ़ता है और रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं होता। रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा, तो जेड इफेक्टिव क्या करता है, रेडियस को कम करेगा। इसके बाद क्या होता है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो इस टाइम जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू होती है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। मींस जेड इफेक्टिव जितना एटॉमिक रेडियस को कम करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एटॉमिक रेडियस को बढ़ा देता है। तो ओवरऑल जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर? इसके बाद क्या होता है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा बढ़ गए। इसके बाद क्या होता है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा बढ़ गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अब जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किससे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या करना चाहता है, एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करना चाहता है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। क्लियर? यस सर। क्लियर? अब बात ये आती है कि सर ये बताओ, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कम हो रही थी, यहाँ पे कांस्टेंट थी, यहाँ पे बढ़ रही थी। अगर मुझे कहीं पे ये आ गया कि भाई तुम टाइटेनियम और जिंक का बताओ ट्रेंड, तो आप कैसे बताओगे, भाई यहाँ पे कम हो रही थी, मुझे ये नहीं पता कितनी कम हुई, यहाँ पे कांस्टेंट थी, यहाँ पे फिर से बढ़ गई। अगर मुझे जिंक और टाइटेनियम को कंपेयर करने के लिए आ जाए तो मैं कैसे करूंगा, तो दिस इज योर प्रैक्टिकल वैल्यू। जब प्रैक्टिकली देखा गया तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड आया जिसको आपको याद रखना है। ट्रेंड आपको याद रखना है, अगर अच्छा क्वेश्चन आ गया तो ये वाला ट्रेंड आ सकता है, दैट इज सबसे आगे स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन आपका जिंक, देन आपका वेनेडियम। ठीक है, उसके बाद बीच में आएगा क्रोमियम, इसकी इक्वल होगी
इसकी किसकी इक्वल होगी, मैग्नीज के, इसकी भी इक्वल होगी, इसकी इक्वल होगी आपके किसका, आयरन का, दैट विल बी इक्वल टू कॉपर, एंड देन दिस इज लेस देन कोबाल्ट, दिस इज लेस देन निकल। कोई डाउट हो तो बताओ। इसको एज इट इज आपको याद रखना है। कंसेप्ट समझ आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। आपको ये सब याद रखना है कि यहाँ से यहाँ एटॉमिक रेडियस कम होती है, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, एंड इसके बाद एटॉमिक रेडियस आपकी इंक्रीज हो जाती है। दैट यू हैव टू लर्न ओनली, ठीक है। और सर, ये अच्छे से याद करना है। ascending है या डिसेंडिंग है? क्या ये वाला, यस सर। ये बेटा एरो लगा तो है इसमें, कैसे तुम्हें इसमें क्या पूछना है, एरो लगा हुआ है ना, किसका एरो है ये? वो मैंने सर लेंथ के रिसर्च में या वो एटॉमिक रेडियस होगा? एटॉमिक रेडियस बेटा, एटॉमिक रेडियस। हो गया सर कंफ्यूजन, ठीक है। एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है, उससे कम, उससे कम, इसकी उससे कम, बाकी सबकी इक्वल, फिर और कम, सबसे कम निकल की, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक्सक्यूज मी सर, सर जो हाँ बेटा, कोबाल्ट निकल है सर, इसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है सर, तो इसको साइन चेंज नहीं होगा सर? कहाँ पे? सर सबसे एंड में सर। हम्म, सर इसका साइज एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ रहा है, तो सर इसका साइन चेंज नहीं होगा नीचे जब एक्चुअली इनकी होता क्या सर है बेटा, कंपैरिजन करेंगे? मैं बात समझ गया मैं। एक्चुअली होता क्या है बेटा कि यहाँ पे जो साइज है ये भी थोड़ा सा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बट प्रैक्टिकली देखा गया कि इसकी ज्यादा होती है निकल से, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा। जल्दी से करो। अब हम लोग अलोंग द ग्रुप देखेंगे, नोट करो उसको। क्लियर है, आगे चलें, नहीं आगे सर। चलें, जल्दी से नोट करो बेटा। इस टॉपिक में अगर आपको याद ना रहे, कंसेप्ट याद ना रहे तो कोई बात नहीं, बट ये मेन चीज आपको याद रहनी चाहिए। ये जो ट्रेंड मैंने बताया ये याद रहना चाहिए मेन। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट आपका है अलोंग द पीरियड इन डी ब्लॉक। देखो डी ब्लॉक है, इसमें एक्सेप्शन बहुत ज्यादा आते हैं, एक्सेप्शन बोल लो या फिर बोल लो कंसेप्ट, ठीक है। तो डी ब्लॉक में अगर आप अलोंग द ग्रुप बात करोगे तो 3 ग्रुप आते हैं मेनली। सबसे पहला आएगा स्कैंडियम, इसके नीचे आएगा इट्रियम, इसके नीचे आता है लेंथेनम। लेंथेनम पे स्टार बना देखते हो आप। इसके बाद आता है टाइटेनियम, यहाँ पे आता है जिरकोनियम, यहाँ पे आता है हॉफनियम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है वेनेडियम, यहाँ पे आता है न्यूवियम, यहाँ पे आता है टेंटेनम। तो मैं आपको सीधा सीधा याद कराने को बोल रहा हूँ, रीजन मैं नहीं दूंगा, ठीक है। जिसको पूछना हो वो एक्स्ट्रा क्लास में पूछ लेगा। दैट स्कैंडियम का जो साइज है दैट इज लेस देन इट्रियम, दैट इज लेस देन टेंटेनम, ठीक है। सिमिलरली टाइटेनियम का जो साइज है दैट इज लेस देन जिरकोनियम, बट जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वेनेडियम इज लेस देन नियोवियम, और यहाँ पे जो साइज है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसका रीजन क्या है, मैं रीजन आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे साइज कांस्टेंट रहने का, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, आपने पढ़ रखा होगा, लेंथेनाइट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। वाले
सर जो आपने स्कैंडियम वाला लाइन लिखी है सर, उसमें लास्ट में टेंटेनियम आएगा, मतलब कि लेंथेनियम नहीं आएगा कहाँ लेंथेनम ही तो लिखा हुआ है। सर? यहाँ पे ऊपर जहाँ पे अपने ओके साइज ओके वाली ओके है। ओके, लेंथेनम, ठीक है, लेंथेनम, ठीक है। यस सर। हाँ देखो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रीजन होता है ये। आपको पता है कि जब आप इस लेंथेनम से यहाँ हॉफनियम में जाते हो तो इसके बीच में लेंथेनाइट एलिमेंट होते हैं जिसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से क्या हो जाता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ shielding effect of F block element। F block element के पुअर shielding effect की वजह से जो साइज में रिडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर सर। हाँ आगे चले, लिख लिया बेटा, इसको याद रखना है आपको। एनी हाउ यू हैव टू लर्न दिस। रीजन मैंने बता दिया कि डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ना चाहिए था। देखो पहले केस में तो बड़ा है बिकॉज यहाँ पे लेंथेनाइट कोई एलिमेंट नहीं था, बट इसके बाद आपको पता है यहाँ पे लेंथेनाइट के एलिमेंट आ जाते हैं तो साइज को कम कर देते हैं। यहाँ से क्या चाहता है कि यहाँ पे साइज बढ़ना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पे भी साइज बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ से तो आप साइज बढ़ा रहे हो, बट यहाँ से आप जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा कर देते हो कि इसका साइज फिर से कम हो जाता है, तो इसका साइज ऑलमोस्ट जिरकोनियम के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है? ड्यू टू पुअर सीडलिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज ऑल यू हैव टू नो। ठीक है, आगे चले। सर हाँ सर ये ट्रेंड पूरे बोलो पीरियड में बेटा। कंटिन्यू होएगा? ये ट्रेंड पूरे पीरियड में कंटिन्यू हाँ चलेगा? हाँ, ये पूरे पीरियड में कंटिन्यू चलेगा, पहले वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी पूरे पीरियड में कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, यस सर। इसको क्यों छोड़ दिया मैंने? बिकॉज यहाँ पे लेंथेनाइट के एलिमेंट थे ही नहीं, लेंथेनाइट के एलिमेंट तो उसके बाद आते हैं, है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन भी इसके बाद आएगा। यस सर। रब कर दूं? ओके, नेक्स्ट आपके पास है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस में क्या होता है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि भाई तीन टाइप के आयन होते हैं भाई, सिंपल एटम हो गया, एनायन हो गया, कटायन हो गया। तो आपको सिंपली पता है कि जो एनायन की रेडियस है दैट विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एटम, दैट विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कटायन। कटायन की रेडियस कम होती है, एनायन की ज्यादा होती है, एटम की कम होती है। रीजन भी आपको पता है, ठीक है। रीजन क्या होता है कि भाई एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा, कटायन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, ठीक है। और अगर किसी मेटल में, किसी एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। तो रीजन क्या है, ये हुआ, ठीक है। अगर मैं कटायन की बात करूं, कैटायन की बात करूं, तो सपोज करो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 थे आउटर सेल में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 थे। अब ये जो न्यूक्लियस है ये पांचों इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, पांचों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो सपोज करो अगर न्यूक्लियस की फोर्स 10 थी तो 5 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स पड़ी, 10/2, ये 10/5 मीन्स 2 न्यूटन के आसपास फोर्स पड़ी एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा हूँ, जो मैंने कटायन के केस में किया है। जब एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दूंगा तो टोटल फोर्स पर इलेक्ट्रॉन कितनी पड़ जाएगी, 10/4, दैट इज 2.5। मीन्स क्या हुआ, पर इलेक्ट्रॉन फोर्स बढ़ जाती है। जब पर इलेक्ट्रॉन फोर्स बढ़ जाएगी तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। जेड इफेक्टिव क्या हुआ, बढ़ गया तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जबकि एनायन के केस में क्या है, एनायन का केस ले लो आप, यहाँ पे भी वही बात करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल फोर्स कितनी लग रही थी, 10/5, दैट इज 2। अब मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से यहाँ पे इंटर करा दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर करा दिया, अब फोर्स कितनी लगेगी, 10/6, फोर्स आपकी कम हो जाएगी। जब फोर्स पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइज बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एनायन का साइज है दैट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एटम एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन। क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन सिंपल आएगा आपके पास कि भाई F प्लस F माइनस
और F, इसको आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। तो आपको सिंपली पता है सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी होनी चाहिए, अनायन की होनी चाहिए, देन एटम की होनी चाहिए, देन कैटायन की होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, नाइट्रोजन का आएगा n-2 n-3। यहाँ से भी आपको पता है जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना क्या होगा, उतना रेडियस बड़ी होगी। तो रेडियस किसकी बड़ी होगी, n-3 ग्रेटर देन n-2 ग्रेटर देन n-1। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। हाँ, एक और क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोजन के केस में, H प्लस H और H माइनस किसकी बड़ी होगी, H माइनस H एंड H प्लस। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। यस सर। जल्दी से लिखो, आगे चलें। हो गया, नो सर। हो गया, जल्दी से लिखो। नो सर। टाइम हो गया। अभी थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है 2 मिनट का। लिख लिया, नहीं सर, तुम बस नहीं। ओके। नेक्स्ट है आपका कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, एटॉमिक रेडियस फॉर आइसो सर जी। इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हाँ सर नहीं किया था बोलो, जी। जल्दी से लिखो। हो गया, हो गया सर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक रेडियस फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, जिसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें आप एटॉमिक रेडियस को कैसे करते हो, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से करेंगे। सपोज हमारे पास है O-2 N3- एंड आपके पास है F-1, आपके पास है Na+, आपके पास है Mg2+, आपके पास है Al3+। आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। तो आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। 2 नेगेटिव मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए इसमें। सिमिलरली नाइट्रोजन का 7 होता है, 3 नेगेटिव यानी कि टोटल 10 हो गए। सिमिलरली फ्लोरीन का 9 होता है, एक और नेगेटिव, टोटल 10 हो गए। सोडियम का 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, टोटल 10। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, टोटल 10। इसका 13 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, टोटल 10। मीन्स दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो एटॉमिक रेडियस होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे करोगे, सबसे कम कौन हो जाएगा, Al3+, फिर कौन हो जाएगा Mg2+, फिर कौन हो जाएगा Na+, फिर कौन हो जाएगा F-, फिर कौन हो जाएगा O-2, फिर कौन हो जाएगा, दिस इज योर ऑर्डर। क्लियर है, यहाँ पे डाउट हो गया तो बोलो। नो सर।